हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 से जो आपकी सेकंड बुक है उसका सेकंड चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन करवाने जा रहा हूं और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी दे दिए जाएंगे। 2025-26 सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू वीडियो है। तो अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करने हैं आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें जो कि है @class12ESP न्यू ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, सारी की सारी पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। और आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह क्विज मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करवाता हूँ ये चैप्टर कि आखिर हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई, बैकग्राउंड ऐसा है कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो भाई हम सभी जानते हैं कि इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी और उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे सामने। पार्टीशन का चैलेंज था, पोवर्टी यानी कि गरीबी बहुत ज़्यादा थी, रिफ्यूजीज यानी कि जब पार्टीशन हुआ था तो इधर के लोग उधर रह रहे थे, उधर के लोग इधर रह रहे थे। तो ये कुछ चैलेंजेस थे। तो द बिगेस्ट चैलेंज वॉज नेशन बिल्डिंग। सबसे बड़ा चैलेंज ही यही था कि देश बनेगा कैसे। ठीक है, जो अपना देश होगा वो चलेगा कैसे, बनेगा कैसे प्रॉपर एक कंट्री, वाइल ऑल्सो ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि हमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी एस्टेब्लिश करना था। तो अब ये सारा बैकग्राउंड था। तो अगर मैं आपको बताऊं ग्लोबली अगर हम बात करें तो मैनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका डिड नॉट अडॉप्ट डेमोक्रेसी। जिस टाइम पे यानी कि 1947 में, ठीक है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, उसी टाइम पे बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज को भी इंडिपेंडेंस मिली थी, लेकिन इंडिया की तरह वो लोगों ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं किया। और उनके लीडर्स ने बोला कि नेशनल यूनिटी वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डेमोक्रेसी। वो लोग अपनी यूनिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे डेमोक्रेसी से ज़्यादा। तो डेमोक्रेसी वुड लेड टू डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि डेमोक्रेसी कुछ ज़्यादा ही राइट्स दे देती है वहाँ के सिटीजन्स को। तो माना जा रहा था कि डेमोक्रेसी से क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा खतरा आ सकता है डिविजन्स का। तो एज अ रिजल्ट मैनी कंट्रीज, बहुत से कंट्रीज में वन मैन रूल आया जहाँ का एक ही रूलर था। ठीक है, बहुत से कंट्रीज ऐसे थे जहां सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर रही थी, जैसे चाइना हो गया। और बहुत से कंट्री ऐसी थी जहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई। मैंने आपको पाकिस्तान के उसमें भी पढ़ाया था, अगर आपको ये टॉपिक याद हो। तो ये सारा मामला था, लेकिन इंडिया ने एक अलग रास्ता अपनाया। हम ऐसे नहीं थे। इंडिया वालों ने डिस्पाइट फेसिंग सिमिलर इश्यूज, इतने इश्यूज होने के बाद भी जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने डेमोक्रेसी को चूज किया बिगिनिंग से ही। काफ़ी शुरू से हमारा बहुत ही स्टैंड क्लियर था कि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाएंगे। द फ्रीडम स्ट्रगल इटसेल्फ वाज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जो हमारा पूरा का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल था वो भी डेमोक्रेसी के वैल्यूज पे ही था बेस्ड। कुछ लीडर्स हैं जैसे कि महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, आम्बेडकर जी, ये मानते थे कि जो लोगों की आवाज़ होती है, द पावर ऑफ पीपल्स वॉइस, यानी कि लोगों की आवाज़ में जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो लीडर्स बिलीव्ड पॉलिटिक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम बट द सॉल्यूशन टू सोसाइटीज प्रॉब्लम्स, यानी कि जो पॉलिटिक्स है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सॉल्यूशन हमें डेमोक्रेसी देती है। तो डेमोक्रेसी में पीपल डिसाइड हाउ दे आर गवर्न, कि उनको खुद डिसाइड करना है कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं, कैसा लीडर वो चाहते हैं, उसको वो वोट दे देंगे। So there can be different opinions, but democracy gives space to resolve them peacefully। तो हो सकता है कि लोगों के हर प्रॉब्लम को लेके हर सॉल्यूशन अलग हो, ओपिनियंस अलग हो, लेकिन पीसफुली एक सॉल्यूशन मिलता है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉर्मल एंड हेल्प इन चूजिंग व्हाट बेस्ट फॉर द पब्लिक। तो पॉलिटिकल कंपटीशन होना एक बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप किसको चूज करना चाहते हो। सो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया था, लागू हो गया था। तो उस टाइम पे इंडिया में जो गवर्नमेंट थी उसको कहा जाता था इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि टेम्पोरेरी गवर्नमेंट। ये कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं थी जो इलेक्शंस के बाद आती है, ये टेम्परेरी गवर्नमेंट थी। तो नाउ द गोल वॉज टू होल्ड द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन।
इंडिया में सबसे पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाना था, यही अपना गोल था, समझ के चलो, ठीक है, ये सबसे बड़ा गोल था। तो हुआ क्या भाई, इसके लिए इलेक्शन कमीशन बनाया गया। आपने 11th में इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा, सुकुमार सेन हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, अपना पहला इलेक्शन कमीशन था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था 1950 में, ठीक है। सुकुमार सेन जो हैं पहले फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और इनिशियली इलेक्शंस वर प्लान फॉर 1950। 1950 में इलेक्शंस होने थे, बट कुछ बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी अपने इंडिया की, और अरेंजमेंट ना होने की वजह से ये इलेक्शन 1951 से 52 तक चले। तो ये सारा सिस्टम है, ठीक है। अ ह्यूज चैलेंज फॉर द इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन तो बना दिया, पर चैलेंज तो बहुत बड़ा था कि भाई इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत मैसिव थी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, एंड डेमोक्रेसी बहुत नई चीज़ थी। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतनी डाइवर्स कंट्री में, इटसेल्फ वाज अ बिग चैलेंज। तो दो टास्क थे। एक तो था डीलिमिटेशन, यानी कि ड्राइंग बाउंड्रीज फॉर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मान लो कि ये दिल्ली है, तो इसमें बाउंड्रीज बनी होती है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, कि भाई सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम लिखे होंगे, कहीं जनकपुरी, कहीं विकासपुरी, कहीं क्या, कहीं क्या। तो इस तरीके से आप देखोगे, जो भी आप एरिया में रहते हो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वो बनाना था। इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि जो एक लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट जिसको कहते हैं, अब एक वोटर लिस्ट भी बनानी थी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कि भाई ये कैसे बनाई जाएगी, ठीक है, ये एक चैलेंज था। देखो ये होती है वोटर लिस्ट, इसमें आपका जो पहचान पत्र होता है वो देखकर वो लोग बता देते हैं कि आपका पोलिंग बूथ क्या है, कहाँ पे आपको वोट डालने जाना है, आपकी डिटेल, आपका एड्रेस एंड ऑल लिखा होता है। शॉकिंग एरर इन वोटर लिस्ट। अब एक बहुत ही बड़ा एरर था कि जो पहला ड्राफ्ट बना तो जो वोटर लिस्ट का, उसमें 40 लाख विमेन वर रॉन्गली लिस्टेड। 40 लाख लड़कियां, महिलाएं, उनके नाम गलत तरीके से लिखे हुए थे। उनके नाम पता है कैसे लिखे थे, मिसिंग थे, नाम तो थे, लिखा था वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, फलाने की बीवी, ढिमकाने की बेटी। तो इस तरीके से फला की बीवी, फला की चाची, ये इस तरीके से लिख दिया। तो इससे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरर हो जाता है। कैसे पता चलेगा कि कौन वोट डालने आया है, फलाने की बीवी? तो ऐसे नहीं होता भाई। इलेक्शन कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया, लिस्ट हटाओ भाई, इसे सही से करेक्ट करो, इसे ऑर्डर दे दिया, और डिलीट करो, और अगर प्रॉपर नाम नहीं है तो इससे दिखता है कि वो लोग कितने कमिटेड थे कि भाई हाँ गलती हुई है, उसको हम ठीक करेंगे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्शन एट दैट टाइम। माना जाता है कि टोटल जो वोटर्स थे इंडिया में वो 17 करोड़ थे, और हमें इलेक्ट करने थे 489 मेंबर्स लोकसभा के, उस टाइम पे इतने थे। अराउंड 3200 एमएलए स्टेट्स के लिए। बहुत ही बड़े इलेक्शन थे भाई, इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन हो रहा था। सिर्फ 15% वोटर्स थे जो पढ़े लिखे थे। मोस्ट पीपल, जो ज़्यादातर लोग थे वो तो लिख भी नहीं सकते थे ना पढ़ सकते थे। तो स्पेशल सिंबल बनाए गए, यहीं से पार्टी के सिंबल आए। कहते हैं ना भाई, कमल का फूल बनाओ, झाड़ू पे बटन दबाओ, हाथ पे बटन दबाओ। ये सिंबल्स क्यों आए? क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको वो सिंबल दिखा के बताया जाता था कि आप किस पार्टी को वोट डालने जा रहे हो। मैसिव ट्रेनिंग एंड प्लानिंग। हुआ क्या, 3 लाख ऑफिशियल्स को और स्टाफ को ट्रेन किया गया इलेक्शंस के प्रोसेस में। इसमें बूथ सेटअप कैसे करना है वो बताया गया, लोगों को भी एजुकेट किया गया, भाई लिटरेसी थोड़ी फैलाई गई इलेक्शन रिलेटेड, ताकि फेयर वोटिंग हो सके, कहीं धांधली ना हो। तो ये इलेक्शन यूनिक क्यों थे? क्योंकि डेमोक्रेसी जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं 1947 में, सिर्फ बड़े देशों में होती थी, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते थे। इंडिया जैसे देश में जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत ही बड़ा चैलेंज था और थोड़ा यूनिक था। इंडिया वॉज पुअर, हम गरीब थे, न्यूली इंडिपेंडेंट, नया नया अपने को क्या है कि अपने को फ्रीडम मिली थी, मोस्टली इलिटरेट, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। स्टिल इंडिया ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सभी को वोट देने का राइट दिया अपने सिटीजन्स को। जो भी उस टाइम पे 21 का था, देखो आज की डेट में तो ये 18 कर दिया गया है, लेकिन पहले 21 होती थी एज। जितने भी 21 प्लस थे, उनकी कास्ट, क्लास, जेंडर, पढ़ा लिखा है या नहीं है, डजेंट मैटर, आप वोट डाल सकते हो। तो क्रिटिक्स, अब कुछ लोग बुराई करने वाले भी आते हैं, इंडियन भी थे, बाहर के लोग भी थे बुराई करने वाले।
एक इंडिया के ही एडिटर ने तो बोल दिया ये बहुत बड़ा जुआ है हिस्ट्री का, गैम्बल कर रहे हो भाई तुम नेहरू, ये नहीं होगा सक्सेसफुल। और एक ऑर्गेनाइजर मैगजीन है उसने तो ये बोल दिया कि नेहरू जी को रिग्रेट होगा इस डिसीजन का कि सबको वोटिंग का राइट नहीं देना था। और एक ब्रिटिश सिविल सर्विसेज ऑफिसर ने तो मजाक उड़ा दिया था कि भाई ये पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, ये वोटिंग क्या करेंगे, फार्स, यानी कि ये तो एक मजाक सा बना दिया कि अनपढ़ लोग क्या वोट डालने जाएंगे। लेकिन वोटिंग हुई, लोग पहुंचे, वोट डालने के लिए लोग गए। और उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन देखो, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस, 2 बारी इसको पोस्टपोन करना पड़ा। फाइनली ये अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक चले। जनरल इलेक्शंस वो इलेक्शंस होते हैं जिसमें आप अपने देश के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाते हो, बेसिकली आप एमपीज के लिए वोट देते हो, ठीक है। तो 1952 के इलेक्शन इसको कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर वोटिंग 1952 में हुई थी। तो द एंटायर प्रोसेस, कैंपेनिंग, पोलिंग एंड काउंटिंग, इसको होने में 6 महीने लग गए। तो माना जाता है पहले जनरल इलेक्शंस 1952 में हुए थे अपने इंडिया में। इलेक्शंस बहुत ही कॉम्पिटिटिव थे, ऑन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट पर सीट। एक सीट है मान लो तो वहाँ पे 4 कैंडिडेट लड़ रहे थे उस सीट को जीतने के लिए। वोटर टर्नआउट बहुत स्ट्रॉन्ग था, ओवर 50% ऑफ एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, ठीक है, बहुत लोगों ने भाई वोट डाला है, 50% से भी ज़्यादा। क्रिटिक्स जो थे वो गलत साबित हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बोला था इंडिया हैड कन्फाउंडेड ऑल स्केप्टिक्स, जितने लोग भी थे जो बुराइयां कर रहे थे सबके मुंह बंद। हिंदुस्तान टाइम्स ने बोला कि द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी, यानी कि जो ये एक्सपेरिमेंट था ये सफल हुआ, ठीक है, अपनी डेमोक्रेसी में हो गया। तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो थे वो भी हैरान हो गए ये कैसा हुआ। ग्लोबल इम्पैक्ट, 1952 के जो इलेक्शंस थे वो एक लैंडमार्क बने, जहां से ये प्रूव हो गया डेमोक्रेसी गरीब देशों में भी आ सकती है, जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं है वहाँ भी डेमोक्रेसी आ सकती है। वोटिंग और इलेक्शन जो है वो सिर्फ अमीर और बड़े देशों तक नहीं रह सकते, डेमोक्रेसी हर देश में आ सकती है। तो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस पहले 3 इलेक्शंस में बहुत खतरनाक था, ये मान के चलो। आज जैसे बीजेपी बार बार जीतती है, एक टाइम था जब कांग्रेस बार बार जीतती थी। तो ये ही आपका अगला टॉपिक है। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एक्सपेक्टेड टू विन द फर्स्ट इलेक्शन। बहुत ही सिंपल सी बात है, कांग्रेस का ज़्यादा रोल था, पार्टियों की बात करें तो इलेक्शन जीतने के पीछे इसका बैकग्राउंड था फ्रीडम स्ट्रगल का, क्योंकि जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें कांग्रेस के लीडर आगे थे। सबसे बड़ी पार्टी थी उस टाइम पे ये नेशनल लेवल पे, और जवाहरलाल नेहरू जैसे ऐसे पॉपुलर नेता थे भाई जिसके पास, जिनका एक ऑरा ही अपना है, तो वो पार्टी तो जीतेगी ही। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कांग्रेस के जीतने के पीछे कि वो एक तो फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी और साथ साथ पॉपुलर कुछ लीडर्स। जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे कैंपेन को पूरे कंट्री में, ही वॉज वाइडली ट्रस्टेड, उन पे बहुत भरोसा था और नए इंडिया का वो एक सिंबल थे। इस लीडरशिप गेव पीपल होप, लोगों को उम्मीद थी, लोग यूनाइटेड रहना चाहते थे उनके लीडरशिप में, और लोगों में कॉन्फिडेंस आया, लोगों को भरोसा था कांग्रेस में। तो पहले लोकसभा इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस 1952 में, रिजल्ट ये निकला, टोटल 489 सीट्स थी, जिसमें से कांग्रेस 364 सीट्स जीत के आई, और बहुत ही ह्यूज मेजोरिटी होती है भाई उस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ह्यूज मेजोरिटी थी। दूसरी जो पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, ये 16 सीट्स जीत के आई। तो ये सबसे बढ़िया आप कह सकते हो कि मार्जिन से कांग्रेस जीती। स्टेट इलेक्शंस भी हुए साथ साथ, क्योंकि स्टेट में सीएम होते हैं, फिर हर लेवल पे एमएलएज होते हैं, तो उनको भी तो चुनना है ना। तो कांग्रेस लगभग सभी स्टेट्स में जीती, कुछ जगहों को छोड़कर, जैसे आज केरला है, पहले उसको त्रावणकोर कोचीन कहा जाता था, तो यहाँ पे वो नहीं जीत पाए, मद्रास में नहीं जीत पाए, उड़ीसा में नहीं जीत पाए। बट इवन इन दीज स्टेट्स कांग्रेस लेटर फॉर्म द गवर्नमेंट, बाद में कुछ सालों बाद कांग्रेस ने यहाँ पर भी अपनी गवर्नमेंट बनाई, फॉर्म करी। तो ये है फुल कंट्रोल एट सेंट्रल स्टेट्स लेवल्स, यानी कि सेंट्रल लेवल पे भी अपनी गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे भी अपनी गवर्नमेंट है। वो कहते हैं ना, सरकार तो साडी अपनी है, तो वही बात हो गई हर जगह। कांग्रेस वॉज इन पावर, चाहे नेशनल लेवल चाहे स्टेट लेवल, हर जगह अपने ही बंदे हैं। नेहरू पीएम बन जाते हैं आफ्टर द मैसिव विन, जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उनकी लीडरशिप में डेमोक्रेसी स्टेबलाइज रही, इंडिया का फ्यूचर जो था वो उन्होंने कैसे कैसे क्या करना है अपनी पॉलिसीज वो लाकर इंडिया का फ्यूचर सिक्योर किया। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी, कांग्रेस का स्टार्टिंग का
एक वो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। फिर आते हैं सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शंस जो कि 1957 में 1962 में हुए थे। कांग्रेस बहुत बड़ी मेजोरिटी से यहाँ पे भी जीतती है। 75% जो लोकसभा की सीट थी वो दोनों इलेक्शंस में जीती है। कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी जो 10% सीट्स भी जीत पाए। ठीक है, हर सीट पे कांग्रेस लगभग जीत रही है। कांग्रेस स्टेट में अगर देखें कैसा कर रही थी, तो कांग्रेस मोस्टली स्टेट्स में रूल कर रही थी केरला को छोड़कर। 1957 में केरला के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की ही गवर्नमेंट थी। ठीक है, सीपीआई की गवर्नमेंट थी। पहली टाइम ये ऐसा हुआ था कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में बनी है। ठीक है, एक स्टेट में ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले। कांग्रेस के पास कंट्रोल था 1952 से लेके 62 तक। कांग्रेस लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की ही बन रही थी। स्टेट्स में, ज़्यादातर स्टेट्स में कांग्रेस, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस है केरला मद्रास वगैरह, बाकी जगहों पर कांग्रेस 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 चल रहा था। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। देखो भाई, हुआ क्या था, कम्युनिस्ट लोग कैसे जीते थे केरला में, इस पॉइंट को समझो। As early as in 1957, the Congress party had the bitter taste of defeat in Kerala. कांग्रेस को पहली बारी हार का स्वाद चखना पड़ा केरला में जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे मार्च 1957 में। जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जीत गई थी और केरला के अंदर। ठीक है, पार्टी वॉन 60 ऑफ दी 126 सीट्स। 60 सीटें जीतना मतलब आप पार्टी आपकी बहुत सपोर्ट मिल रही है आपको। ठीक है, और 5 निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट्स थे उन्होंने भी इसको अपनी सपोर्ट दे दी, तो 65 हो गए। तो हुआ क्या, जो गवर्नर है वो ईएमएस नंबूदरी-पाल जो पहले सीएम बने उसको बुलाया गया कि आप गवर्नमेंट बनाओ भाई, अपनी शपथ लो, जैसे भी आपको करना है अपनी गवर्नमेंट को बनाओ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड अ कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट हेड केम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा था कि गवर्नमेंट बना रही है कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेसी से, वरना आज तक देखा गया था डेमोक्रेसी में नहीं मानते थे ये लोग। तो ऑन लूजिंग पावर इन द स्टेट द कांग्रेस पार्टी बिगेन अ लिबरेशन स्ट्रगल अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब कांग्रेस बौखला गई, वो कहती है कि भाई ये गलत गवर्नमेंट बनी है, इसको हम हटाएंगे। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अब उसके पास पावर है, ऑन द प्रॉमिस ऑफ कैरिंग आउट रेडिकल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स, कि भाई हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं तो हम पावर में आ गए। कम्युनिस्ट लोगों ने क्लेम किया दैट एगिटेशन वाज लेड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। इन 1959 द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर dismissed द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस ने यहाँ पे धोखाधड़ी करते हुए केरला की कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 यूज करके। और ये डिसीजन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है कि भाई ऐसा इन्होंने क्यों किया, और माना जाता है कि ये बहुत ही गलत है भाई। इमरजेंसी का, जो इमरजेंसी का होता है आर्टिकल, तो बहुत ही गंदा यूज किया यार ये तो इन्होंने। हार गए तो तुम चीटिंग करोगे, मुझे नहीं खेलना, ऐसा थोड़ी होता है कि आप वो लगा दोगे इमरजेंसी। अब मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बता चुका हूँ, अगली पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। उस टाइम पे कुछ पार्टियां थी, बता रहा हूँ ना, सिर्फ कांग्रेस थोड़ी ना पढ़ना है अपने को। रूट्स इन फ्रीडम मूवमेंट, देखो सोशलिस्ट पार्टी में जो नेता थे 1934 यंग कांग्रेस लीडर्स, उन्होंने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, CSP। ठीक है भाई, वो चाहते थे कि कांग्रेस टू बी मोर रेडिकल एंड इगैलिटेरियन, यानी कि थोड़ा इक्वल, जैसे यूएसएसआर में होता था सोशलिज्म, ये कुछ वैसा चाहते थे कि कांग्रेस थोड़ी इक्वल इक्वल हो। हुआ क्या, 1948 में कांग्रेस ने बैन कर दिया ड्यूअल मेंबरशिप पे। ऐसा नहीं है भाई तू यहाँ कांग्रेस का मेंबर है वहां सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर है, ड्यूअल मेंबरशिप नहीं चलेगी मुन्ना, एक में रहो, चाहे इधर चाहे उधर। तो हुआ क्या, सोशलिस्ट जो लोग थे वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बना लेते हैं जिसको सोशलिस्ट पार्टी कहा जाता है, सिंपल। अब पूरे इंडिया में थे इनके लोग, इनके मेंबर्स, कार्यकर्ता। इलेक्टोरल सक्सेस केम ओनली इन लिमिटेड रीजन्स, ज़्यादातर जगहों पे ये नहीं जीत रहे थे। सपोर्टर्स वर डिसअपॉइंटेड विद पुअर रिजल्ट्स, जो इस पार्टी को सपोर्ट करता था वो ज़्यादा खुश नहीं था। वो कहते हैं यार ये पार्टी कुछ ज़्यादा कर तो रही नहीं है हमारी। ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी कैसी थी, सोशलिज्म वाली थी पर डेमोक्रेसी के साथ। कांग्रेस क्या है, थोड़ा कैपिटलिस्ट, पैसे वाले लोगों के पास ज़्यादा क्लोज थी। और कम्युनिस्ट लोग जो हैं वो थोड़े ज़्यादा रेवोल्यूशनरी होते हैं, वो तो बिल्कुल ही आर्म्ड स्ट्रगल करते हैं। सोशलिस्ट लोग कहते हैं कि भाई वर्कर पे फोकस करो, पीजेंट्स पे फोकस करो, गरीब लोगों पे फोकस करो, इक्वालिटी दो, जस्टिस लाओ सोसाइटी में,
डेमोक्रेटिक तरीके से। तो ये दोनों सही डिफरेंट आइडियोलॉजी है। 1955 में क्या हुआ? इन 1955 कांग्रेस अडॉप्टेड द गोल ऑफ अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अब क्या हुआ भाई, कांग्रेस कहती है हम भी कुछ सोशलिस्ट काम करेंगे। अब कंफ्यूजन, तो लोग हैरान हो गए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड सोशलिस्ट पार्टी नाउ? जब कांग्रेस भी सोशलिस्ट काम करेगी तो अब भाई फर्क क्या रहेगा, अब जब दोनों एक जैसे काम करेंगे? तो सोशलिस्ट स्ट्रगल टू अपीयर डिफरेंट और एज अ स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव। सोशलिस्ट लोग खुद को अलग बता रहे थे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बता रहे थे। इंटरनल स्प्लिट्स एंड रीयूनियन हुआ क्या? बहुत से लीडर जिनके अलग अलग आइडियाज थे, वो क्या होता था, कभी कोई पार्टी छोड़ देता था, कभी दूसरी पार्टी में चला जाता था, तो और भी छोटी छोटी कई सारी पार्टियां बन गई। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, छोटे 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 बहुत सारे ग्रुप्स बनते चले गए। ठीक है भाई, ये सब चल रहा है। कुछ फेमस सोशलिस्ट लीडर्स के नाम बताऊं? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, एस.एम. जोशी। तो ये कुछ लीडर्स हैं जो मैंने आपको नाम बताए हैं। आज की पॉलिटिक्स की बात करें तो बहुत सी पार्टीज हैं जो सोशलिस्ट पार्टी से ही निकली हैं, पुरानी वाली, जैसे आज की समाजवादी पार्टी सपा जिसे कहते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी भी यहीं से निकला है, जेडीयू, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, जेडीएस, ये पार्टियां पुराने वाले उससे ही निकली हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो जी अब अपना अगला टॉपिक है कम्युनिस्ट पार्टी। थोड़ी इसकी आइडियोलॉजी समझ लेते हैं। अभी तो मैंने आपको ये बताया था कि इसने गवर्नमेंट कहाँ बनाई थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 1920s में बनी थी, बोल्शेविक रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होके रशिया के अंदर। और ये चाहते हैं सोशलिज्म जो है वो ही इंडिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ऐसा इनका मानना है। तो ये लोग कांग्रेस के साथ मिलकर काम करते थे 1941 तक, लेकिन ये स्प्लिट हो गया व्हेन सीपीआई सपोर्टेड ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर 2 अगेंस्ट नाजी जर्मनी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो नाजी जर्मनी के अगेंस्ट थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया वर्ल्ड वॉर 2 में। हुआ क्या, अनलाइक अदर पार्टीज सीपीआई हैड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्रेंड और कमिटेड वर्कर्स थे इनके, कॉमरेड जो होते हैं, बहुत ही एक्टिव लोग थे ये भाई, ये 1947 तक, इंडिपेंडेंस तक भी। तो सीपीआई वाले मानते हैं कि 1947 की जो इंडिपेंडेंस है वो फेक है, ट्रांसफर ऑफ पावर है बस, ये कोई इंडिपेंडेंस वगैरह ऐसा नहीं हुआ है, ये नकली हमें खुश कर दिया गया है। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा वायलेंट थे, ठीक है, रिवोल्ट करते थे ये लोग, तेलंगाना साइड वगैरह में रिवोल्ट्स वर क्रस्ड बाय द आर्मी। फिर हमारी आर्मी वाले रिवोल्ट्स को क्रश कर देते थे जब ये कुछ ऐसा करते थे। तो हुआ क्या, 1951 में इन्होंने छोड़ दिया लड़ाई झगड़ा करना, वायलेंस त्याग दी, और इन्होंने एग्री किया कि हाँ भाई अब हम इलेक्शंस लड़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्शंस की परफॉर्मेंस इनकी अच्छी थी। 1952 में सीपीआई 16 सीट जीती भाई लोकसभा की, और अब सबसे बड़ा अपोजिशन बना ये, ठीक है, दूसरे नंबर पे था ये, पहले पे कांग्रेस थी। स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है सीपीआई? आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और केरला में। आज भी आप चले जाओ इन 4 राज्यों में, 4 स्टेट्स में सीपीआई के बहुत मेंबर मिल जाएंगे आपको। इनके लीडर हैं ए.के. गोपालन, ईएमएस नंबूदरीपाद जो पहले सीएम बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के केरला से, ऐसे दांगे, पीसी जोशी, अजय घोष, पी सुंदरैया। और हुआ क्या, चाइना सोवियत यूनियन रिफ्ट की वजह से कुछ लोग ऐसे थे जो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो चाइना को सपोर्ट करते थे। तो जो लोग चाइना को सपोर्ट करते थे, ठीक है, वो लोग क्या कहलाए, सीपीआई एम वाले, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और जो लोग सोवियत वाले थे उनको सिर्फ सीपीआई कहा जाता है। तो ये 2 तरीके की सीपीआई पार्टीज आज भी चल रही हैं, सीपीआई और सीपीआई एम। ठीक है, अब अगली पार्टी देखो, भारतीय जनसंघ। भाई आपने बीजेपी का नाम सुना है? ऑब्वियसली सुना होगा। अब मैं आपको बोलूं, जो बीजेएस है वहीं से बीजेपी निकली है। कैसे? देखो 1951 में ये पार्टी बनी थी बीजेएस, और इसके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनकी आइडियोलॉजी है आरएसएस से इंस्पायर्ड, और हिंदू महासभा, हिंदुत्व, आरएसएस, संघ आपने सुना होगा। तो इनकी आइडियोलॉजी है वन नेशन वन कल्चर वन कंट्री, अखंड भारत, सारा कुछ अपना है, सब का सब हिंदू राष्ट्र बना दो, सब अपना है, ये इनकी आइडियोलॉजी। ये मानते हैं इंडियन कल्चर अपना, ठीक है। अरे यार ये चीज मैं आपको बताऊं, ये हिंदू राष्ट्र जो है इसका मीनिंग है कि आप सभी हिंदू हो,
एक तरीके से। हिंदू वर्ड रिलीजियस नहीं था, पहले ये यूज होता था इंडस रिवर के उस पार रहने वाले लोगों के लिए जिनका एक जैसा कल्चर है। सावरकर जी ने भी अपनी बुक में बोला है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इसमें जितने भी लोग हैं, वी ऑल आर हिंदूज। आज आप कोई भी रिलीजन मान रहे हो, लेकिन हैं सभी हिंदू, अगर जियोग्राफिकली देखा जाए, क्योंकि हिंदू वर्ड ही आया था वहां से। ठीक है। तो इन्होंने बोला अखंड भारत, कि भाई पूरा का पूरा इंडिया अखंड है, कोई टुकड़े नहीं है, एक एक जो खंड है वो हमारा है, हम किसी को नहीं देंगे। स्ट्रांगली सपोर्टेड हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये लोग कहते हैं कि हिंदी ही अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और माइनॉरिटीज को कोई स्पेशल राइट मत दो, SC ST वालों को, ऐसा ये मानते थे। एडवोकेटेड फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, कहते हैं भाई न्यूक्लियर वेपन्स बनाओ, स्पेशली जब चाइना के साथ अपना कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, और उसके बाद चाइना ने अपना एटॉमिक टेस्ट कर लिया था 1964, तो ये सभी कह रहे थे भाई हम भी बनाएंगे। 1952 के लोकसभा में इन्होंने इलेक्शंस में 3 सीट जीती थी, 1957 में 4 सीट जीती थी। ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, छोटी पार्टी थी 1950s तक, तो ज़्यादा सीटें नहीं जीती है इन्होंने। सपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो ज़्यादातर जो हिंदी बोलने वाले राज्य हैं अपने, अब इसमें चाहे आप राजस्थान ले लो, चाहे आप मध्य प्रदेश का एरिया ले लो, चाहे आप अपना ये दिल्ली वाला एरिया ले लो छोटा सा, और चाहे आप उत्तर प्रदेश का एरिया ले लो, बेसिकली जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स होते हैं वो इसको सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। इसके लीडर हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक। ठीक है। तो ये कुछ मेन लीडर्स हैं। लेगेसी की बात करें तो आज जो बीजेपी आप देखते हो वो बाद में बनी है, जनसंघ से ही निकलकर बीजेपी पार्टी आई है, जिसके लीडर्स अटल बिहारी वाजपेयी जी, अरुण जेटली जी, और जितने भी आप बड़े बड़े लीडर्स के नाम ले लो जो आज हैं, वो एक टाइम पे जनसंघ के ही मेंबर थे। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, अभी हमारा अगला टॉपिक है कि कांग्रेस डोमिनेट तो कर रही है, बट क्या ये डेमोक्रेटिक नहीं है? है भाई, डेमोक्रेसी सही, तो ये कर रहे हैं डोमिनेट। तो कांग्रेस वन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शंस, जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं डिकेड्स तक, बट ये जो डोमिनेंस है थोड़ा यूनिक है एंड डेमोक्रेटिक है। ऐसा नहीं है ये फोर्सफुली और अनडेमोक्रेटिक तरीके से जीत रहे हैं, ऐसा कतई भी नहीं है। बाकी के कंट्रीज में होता है वन पार्टी डोमिनेंस, बट वो डेमोक्रेटिक नहीं होता, जैसे चाइना, क्यूबा, सीरिया, इन देशों में भी एक पार्टी डोमिनेट करती है, बट यहाँ पे लीगली उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही पार्टी इलेक्ट कर सकती है, मतलब इलेक्ट हो सकती है, और पार्टियां ही नहीं है। म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट और एरिट्रिया में भी मिलिट्री रूल होता है, कहीं पर लीगल कंट्रोल होता है पॉलिटिक्स के ऊपर, मतलब एक पार्टी इस तरीके से चलती है। पहले मैक्सिको में और साउथ कोरिया में और ताइवान में भी एक ही पार्टी का रूल था। तो ये लोग तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख के बैठे हैं कि एक ही पार्टी का डोमिनेंस होगा, बट इंडिया में थोड़ी ना ये लिखा हुआ है। अपने यहाँ तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। तो अपने यहाँ इंडिया जो है उसमें जो कांग्रेस का वो डोमिनेंस है वो कैसा है? डेमोक्रेटिक है। व्हाट मेड इंडिया डिफरेंट, इंडिया क्यों अलग है? हमारे यहाँ फेयर और फ्री इलेक्शंस होते हैं, रियल कंपटीशन होता है, और यार लोग कांग्रेस को चुनते हैं। ठीक है, उस टाइम पे ये अथॉरिटेरियन रूल नहीं है मनमर्जी वाला, ये डेमोक्रेटिक चॉइस है लोगों की, लोगों को पसंद थी कांग्रेस उस टाइम पे। सिमिलर एग्जाम्पल अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में, इंडिया की तरह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है, ANC। साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक डोमिनेंस उसका भी बहुत अच्छा है। जब अपार्थाइड खत्म हुआ था, जो रंग भेद की नीति, काला गोरा वाला वहां चलता था ना, सिम नेल्सन मंडेला वाली पार्टी है। कांग्रेस देखी जाती है ट्रू इनहेरिटर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, माना जाता है इंडिया में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला था उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था, और बहुत से फ्रीडम फाइटर कांग्रेस के कैंडिडेट बने 1947 के बाद, तो इससे पार्टी को थोड़ा और ट्रस्ट ज़्यादा मिल गया, पॉपुलैरिटी मिल गई। कांग्रेस पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, कांग्रेस की नेशनल लेवल पे प्रेजेंस थी लगभग हर स्टेट में, उनके लोकल लेवल पे भी नेटवर्क अच्छे थे। बाकी की पार्टीज यहाँ तो नई थी, यहाँ ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थी अभी उतने उस लेवल पे। ठीक है, कांग्रेस को स्टार्टिंग से ही कैंपेनिंग में एक हेड स्टार्ट मिला हुआ था, बाकी पार्टियां तो बनी रही थी उस टाइम पे जब कांग्रेस ऑलरेडी कैंपेनिंग में लगा हुआ था, बहुत एक्टिव थी कांग्रेस। तो आप मान के चलो कि सो इट हैड अ क्लियर फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स, सबसे पहले आने वाला जो होता है वो यही होता है कि आप तैयारी के साथ आए थे। तो कांग्रेस क्या है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म देती है जहां हर रीजन से आने वाले लोग हैं, हर कास्ट और रिलीजन और इंटरेस्ट वाले लोग हैं, हर आइडियोलॉजी वाले लोग हैं,
और इससे क्या मिलता है कि बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है लोगों को। कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, तो कांग्रेस में अलग अलग सोशल बैकग्राउंड वाले लोग हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। कैसे देखो, 1885 में कांग्रेस बनी थी, एजुकेटेड लोग थे बस इसमें शुरू शुरू में, शहरी लोग थे अर्बन और अपर कास्ट और इंग्लिश बोलने वाले इलीट्स बस। लेकिन 20th सेंचुरी आते आते गांधी जी की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि इवेंचुअली एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई कांग्रेस, जो कि डोमिनेट कर रही थी फिर, क्योंकि जैसे जैसे मूवमेंट्स हुए, सिविल ओबीडियंस, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस और भी बहुत सारे जो है मूवमेंट्स हुए, तो इसमें क्या हुआ, कांग्रेस का दायरा बढ़ता चला गया। इसमें पीजेंट्स भी जुड़ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट भी जुड़ गए, वर्कर भी जुड़ गए, बिजनेसमैन भी जुड़ गए, विलेजर भी जुड़ गए, अर्बन भी जुड़ गए, अपर भी जुड़ गए, मिडिल क्लास भी जुड़ गए, लोअर क्लास भी जुड़ गए, अपर कास्ट भी, लोअर कास्ट भी, सारे के सारे बंदे एक ही पार्टी में जुड़ गए आके, तो पार्टी तो स्ट्रांग बनेगी। तो इसी को तो कहा जाता है कि अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले लोग सारे के सारे आके एक ही पार्टी में जुड़ गए। तो लीडरशिप जो है अब एलीट क्लास तक ना रहकर एक्सपेंड हो गई। सो मोर एग्रीकल्चर बेस्ड रूरल ओरिएंटेड लीडर्स, जो लोग कृषि से जुड़े हुए थे, जो किसान नेता वगैरह, वो भी आके इसमें जुड़ गए। और कांग्रेस इंडिया की सोशल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करने लग गई भाई, कि कांग्रेस पार्टी को देख लो अगर इंडिया की डाइवर्सिटी देखनी है। 1947 तक कांग्रेस एक रेनबो कोalition बन गया, रेनबो में होते हैं ना अलग अलग कलर एक साथ, तो ऐसे ही कांग्रेस में हर कास्ट के लोग, हर क्लास के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, लैंग्वेजेस के लोग, अलग अलग रीजन यानी कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग आके जुड़ गए, तो एक प्लेटफॉर्म बन गया सभी को। तो बस यही है। कांग्रेस में क्या था, रेवोल्यूशनरी लोग भी थे, पैसिफिस्ट भी थे, यानी कि इसको कहते हैं एक तो गरम दल वाले नेता जो बहुत ही एंग्री रहते थे, एक नरम दल वाले नेता भी थे जो बहुत काम रहते थे, कंजर्वेटिव नेता भी थे, रेडिकल नेता भी थे, लेफ्ट विंग के भी थे, राइट विंग के थे, सेंट्रल वाले भी थे जो दोनों में थोड़ा मिक्स बिलीफ रखते हैं। और ये क्या है, एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म है, एक पार्टी से हटकर एक प्लेटफॉर्म बन गया जहां पर हर आइडियोलॉजी वाला बंदा आ रहा है। तो कांग्रेस हैड अ कोalition लाइक नेचर, यानी कि ये गठबंधन सा बन गया जिसमें अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो इससे ये पार्टी एक फ्लेक्सिबल पार्टी बन गई, इंक्लूसिव यानी कि सबको साथ लेके चल रही है, और नॉन एक्सट्रीम, ज़्यादा एक्सट्रीम पार्टी नहीं थी। तो कांग्रेस में इतने सारे पर्सपेक्टिव हैं, इतने सारे नेता हैं, और अपोजिशन की पार्टियों के आइडियाज भी इसकी पार्टी में हैं। तो अपोजिशन पार्टियों के पास कुछ नया बचेगा नहीं ना, अब वो क्या करेंगे, तो बस कांग्रेस में ऑलरेडी सब कुछ था। तो इसीलिए इस पूरे पीरियड को कहा जाता है, जब स्टार्टिंग के 3 जनरल इलेक्शंस तक कांग्रेस जीती रही, तो इसको कहा जाता है वन पार्टी डोमिनेंस, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग थी। एमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, अब मैं आपको बताता हूँ अपोजिशन में कौन कौन सी पार्टियां थी उस टाइम पे। तो इंडिया में कुछ छोटी छोटी पार्टियां थी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, और थोड़ी थोड़ी और भी छोटी मोटी पार्टियां बनी बाद में। ज़्यादातर जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी वो आज की डेट में जो आप देखते हो, जो उस टाइम के अपोजिशन ग्रुप्स थे 1950s के, वहीं से आज की पार्टियां निकली हैं, जो आज भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो 1950s तक आते आते अपोजिशन पार्टी बस टोकन प्रेजेंस नाम के लिए थी, लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस हर जगह जीत रही थी। तो इवन विद फ्यू सीट्स, चाहे आप थोड़ी सीट जीतो, अपोजिशन पार्टियां बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो भी काम होगा उसकी बुराई करना और उसमें कमियां निकालना, ये काम होता है अपोजिशन का। तो ये तो होगा, एटलीस्ट कांग्रेस पावर का मिसयूज ना करे, इसको तो चेक करेगा भाई अपोजिशन। और इंटरनल डिबेट्स होंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट जिंदा रहेगी ना। सब कुछ कांग्रेस करेगी तो बाबू डेमोक्रेसी कहाँ से आएगी, अपोजिशन नाम की चीज होती है डेमोक्रेसी में, तो वो तो था ही नहीं ना सही से। तो शुरुआती सालों में देयर वॉज अ रिस्पेक्ट अक्रॉस पार्टी लाइंस। क्या आपको पता है आज ऐसा होगा कि मोदी जी अपनी सरकार में राहुल गांधी जी को मिनिस्टर बना दे, या राहुल गांधी जी की सरकार बन जाए तो वो मोदी जी को मिनिस्टर बना दे? आई डोंट थिंक सो। इस लेवल पे आज के डेट में लोग अच्छे हैं, बट भीमराव अंबेडकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू जी के कैबिनेट में थे मिनिस्टर्स, याद रखना, अलग अलग थे ये। और नेहरू हैड एडमायरेशन फॉर सोशलिस्ट पार्टी एंड इनवाइटेड जेपी नारायण टू। सोचो भाई, सोशलिस्ट नेता, लेफ्ट नेता, राइट विंग के नेता
और एससी कैटेगरी के लोगों की आवाज उठाने वाले नेता, सबको नेहरू जी ने बुलाया। तो ये दिखाता है अपना कल्चर कितना अच्छा था। देखो ये नेहरू जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नीचे कांग्रेस के बाकी लीडर्स। तो ये था अपना इतिहास कि अपनी डेमोक्रेसी इतनी अच्छी थी कि अलग अलग पार्टी के नेता भी एक साथ मिलकर कैबिनेट चलाते थे एक टाइम पे। तो जैसे जैसे फिर कंपटीशन बढ़ता गया, पर्सनल रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन कम हो गई यार थोड़ी, अब तो गाली गलौज के अलावा कुछ बचा नहीं है। तो कांग्रेस का जो इंक्लूसिव नेचर था अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कांग्रेस एक सोशल कोalition था, बिल्कुल था, इसमें हर क्लास, हर कास्ट, हर रिलीजन के लोग थे। आइडियोलॉजिकल कोalition भी था, क्योंकि राइट विंग, लेफ्ट विंग, मॉडरेट, रेडिकल, हर तरीके के लोग थे। तो इसी वजह से ये पार्टी बहुत डोमिनेटिंग थी। कांग्रेस को एक हेड स्टार्ट मिला था फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से, लेकिन इसका इंक्लूसिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी धीरे 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 कम हो गई जब बाकी पार्टियां मजबूत हुई। तो कांग्रेस का डोमिनेंस जो था वो सिर्फ एक फेज है, एक एरा था जो कि खत्म हो चुका है। अब कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिखती। अपोजिशन पार्टीज जो थी उनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि डेमोक्रेसी को वो अलाइव रखती हैं। कांग्रेस का जो अर्ली डोमिनेंस था वो उसकी फ्रीडम मूवमेंट की लेगेसी की वजह से था, लेकिन ओवर द टाइम कंपटीशन बढ़ा और इंक्लूसिवनेस कम हो गई। इससे क्या है, कांग्रेस का डोमिनेंस भी कम हो गया और इंडिया में मल्टी पार्टी जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग हो गई वापस से, कि अब बीजेपी का रूल चल रहा है, ठीक है। दिल्ली में आम आदमी ने अच्छा खासा रूल किया है भाई, अब कांग्रेस को कोई इतना पूछता नहीं बड़े लेवल पे, ये एक फैक्ट है। ओके जी, चैप्टर खत्म है। आप फीडबैक लिख देना अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। बेल आइकन दबा देना और फीडबैक लिख दो, वीडियो शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।